एक एबरेशन 2025 में हमने जरूर आते हुए देखी है। यहां से जो लोग ले चुके हैं या जिन लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में सोने चांदी के लिए जगह बनाई, अब उनसे आप क्या कहेंगे? 2026 की तैयारी कैसे की जाए? मनीषा जी, मैं तो वही वापस रीइटरेट करूंगा जो दिवाली शो पे आपको कहा था। 3 से 3,500 का भाव गोल्ड का इंटरनेशनल लेवल पे व्हेन दिवाली कर रहे थे तो 4,300 का भाव था। आई पर्सनली थिंक दैट इधर सेटल होने की उम्मीद है। फंडामेंटली तो आप ज्यादा रिपोर्ट तो क्या एक रिपोर्ट नहीं पढ़ पाएंगे गोल्ड पे, बट आई पर्सनली थिंक अगर आप डिमांड सप्लाई की भी प्रेडिक्शंस करें तो वो इस साल की रेंज बनती हुई दिख रही है। अगर ये है, if I am right for whatever 10-15% probability in front of you, Manisha, I personally think लोगों को स्टैगर करके गोल्ड खरीद सकते हैं। डेट के मुकाबले अच्छा रिप्लेसमेंट जरूर रहेगा। मैं एक मुश्त निवेश उस दिन भी मना किया था, अभी भी मना कर रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड हैज रन अप फार टू सून एंड फार टू हेड। ये मेरा मानना है। पॉइंट टू, गोल्ड का जो अगर हम देखते हैं कि कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ज्वेलरी, ऑफ कोर्स ज्वेलरी डिमांड में काफी घटौती आई है, कुणाल साहब ने भी कहा। बट ऑन द कॉन्ट्री सिल्वर क्या है कि सिल्वर की फाइनेंशियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि देखिए गोल्ड में अगर 1 करोड़ रुपया डालना है और सिल्वर में 1 करोड़ रुपया डालना फिजिकली लॉजिस्टिकली इज नॉट द सेम। So financialization of silver is going to be far more easier than gold, because gold तो यार जेबों में आ जाता है। So that ये nuance लोगों को समझना जरूरी है टू आइडेंटिफाई क्यों ईटीएफ का पैसा सिल्वर में इतनी तेजी से बढ़ रहा है, ना कि गोल्ड। ओह एब्सोल्युटली। सिल्वर जिस तरह की सक्सेस स्टोरी बनता हुआ नजर आया है, फिरोज, आप कहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन मेरी और आपकी पहले भी हो चुकी है, क्योंकि जब हम लोगों की पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कमोडिटीज में देखते हैं तो गोल्ड इकलौता ऐसा है, वो भी सबके पास नहीं है। चांदी ने अब यहाँ पर इनरोड जरूर बनाई है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर भी किस तरह का पोर्टफोलियो और किस तरह की बाइंग फिलहाल हम इंडिया में देख रहे हैं? निशा जी, एक चीज से मैं सहमत नहीं हूँ। गोल्ड किसके पास नहीं है बताइए? गोल्ड ही सबके पास है। स्टॉक तो बहुत सारे मैं आपको अरबों लोग दिखा दूंगा, करोड़ों तो दिखाई दूंगा, जिसके पास एक स्टॉक नहीं, उन्हें जिंदगी खत्म कर ली, रिटायरमेंट पे पहुंच गए, फिर भी एक स्टॉक नहीं। गोल्ड के बगैर मेरे हाउस हेल्प से लेके मेरी दादी तक सबके पास गोल्ड था, है और रहेगा इंडिया में। सो इट्स अ वेरी वेल एंट्रेंच्ड एसेट क्लास। फिनेंशियलाइज नहीं हुआ, आई एग्री, दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, मेरा ये मानना है कि अगर आपने गोल्ड में डबल डिजिट रिटर्न्स की उम्मीद कर रहे हैं तो 9 से 11% की कंपाउंडेड रिटर्न ऑन अ 10 ईयर बेसिस से ज्यादा की उम्मीद ना करें। रुपी की डेप्रिसिएशन भी आज हो चुकी है, उसका भी फैक्टर इन हो चुका है। देखिए, रुपी डेप्रिशिएट करता है तो गोल्ड तेजी से भागता है। अब आप देख लीजिए, इस कैलेंडर ईयर में रुपी डेप्रिशिएट कर गया, 89 रुपीज 50 पैसा पे आ गया। 3 साल की जो डेप्रिसिएशन नहीं हुई थी वो एक साल में हो गई। तो गोल्ड के प्राइसेस का इंडियन में ऑलरेडी वो इजाफा आ चुका है। तो अगले 1-2 साल अगर डेप्रिसिएशन रुपी की ना हो, तो देन दैट पुश ऑफ द रुपी डेप्रिसिएशन इज आल्सो बिहाइंड अस। सो कमिंग बैक, डोंट एक्सपेक्ट मोर देन 9 to 11% कंपाउंड रिटर्न ऑन गोल्ड इफ यू होल्ड इट फॉर अ 5 ईयर 7 ईयर पीरियड। एक साल में 50% बनाना ऐसे तो इज इजी। कंपाउंडेड 12% कमाना इज डिफिकल्ट। 10 साल में भी 34,000 का गोल्ड, इतनी रैली के बावजूद 14% की रिटर्न है 2015 से। और जैसे फिरोज हम बात करते रहते हैं फाइनेंशियलाइजेशन सोने और चांदी की, कोई ईटीएफ में यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है। किस तरह के ट्रेंड्स आप जो हमने आते हुए देखे हैं जहाँ पर खरीदारी अच्छी खासी है, कैसे उसे एनालाइज करेंगे? ये स्मॉल टिकट्स हैं, ये एचएनआईज हैं, काफ़ी लोगों ने फिजिकल में भी लिया है, ज़्यादातर लोगों ने फिजिकल में लिया है एक्चुअली, लेकिन अच्छे खासे नंबर्स हमने ऑन रिकॉर्ड भी आते हुए देखे हैं। यस, बिल्कुल मनीषा जी, जैसे आपने कहा ना, बहुत सारे लोगों ने फिजिकल डिलीवरी ली है। इसीलिए जब वो पीक पे, जब 175 की बात हो रही थी, तब प्रीमियम जो था 17% था। सिल्वर मार्केट में था ही नहीं दिवाली के टाइम पे। सो फिजिकल परचेजेस ज्यादा हुई हैं, ईटीएफ परचेजेस कम हुई हैं। गोल्ड की ईटीएफ परचेजेस ग्रेजुअली बढ़ती जाएंगी, सिल्वर की बहुत वॉलेटाइल रहेंगी। देखिए, सिल्वर की जो वॉलेटिलिटी है ना, उसमें काफी लोग घुसते हैं इस उम्मीद में कि 2 लाख पहुंच जाएगा, फिर वापस 150 देखते हैं तो निकल जाते हैं। सो सिल्वर की इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज बहुत वॉलेटाइल रहेंगी, ये मेरा मानना है। और आप लास्ट, भले ही बेस से बहुत बढ़ चुका है इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की एयूएम्स एंड फिजिकल होल्डिंग बहुत बड़ी है, बट उसकी वॉलेटिलिटी आप देख रहे हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों हुआ है उस दौर में। सो आई थिंक flows in ETFs of silver will be far more volatile than in gold.
फिरोज, एक आखिरी सवाल, और बहुत सारे इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं एंड बहुत समय से जो इन्वेस्ट करते रह रहे हैं, उन सबका ये मानना है कि आगे जाके कंसर्न्स अभी और भी आने वाली हैं, चाहे वो ग्लोबल डेट को देखा जाए, लिक्विडिटी देखें आप, ईजिंग जो यहाँ पर शायद यूएस फेड की तरफ से आएगी, कितनी आएगी, जैसे कुणाल ने भी कहा, अभी हमें क्वांटम यहाँ पर नहीं पता है, लेकिन एक कंसर्न यहाँ पर ओवरस्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस और इक्विटी को लेकर जो कंसर्न है, उसमें आपने क्या रीड किया है? मेरे हिसाब से देखिए, इक्विटी एक एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इतनी वैरायटी है। जैसे गोल्ड बोला तो एक प्राइस आपने अपनी स्क्रीन पे डाल, दो प्राइस डाल सकते हो, रुपी का डाल सकते हो, आईएनआर। इक्विटी में 2400 स्टॉक्स हैं। सो इक्विटी में पैसे बनाने में आपके पास वैरायटी है। सबका नाम अनफॉर्चुनेटली नेम टैग पे इक्विटी लिखा हुआ है। अब एक शेयर ऐसा है एनएसई 500 के अंदर जो 50-60% गिर चुका है इसी साल, 70% भी गिरा हुआ है एक शेयर, याद आ रहा है मुझे। दूसरा एक शेयर है जो दुगना हो चुका है, 3 गुना हो चुका है, वैसे भी शेयर है। सो इक्विटी इज अ वेरी डाइवर्स एसेट क्लास, नॉट वन टिकर, इट इज मिलियंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स अक्रॉस द ग्लोब। सो इक्विटी की वैल्यूएशन जब बढ़ जाती है तो मेरे पास विकल्प होते हैं कि यार कम वैल्यूएशन के स्टॉक खरीद लूं, 9 पीई का भी स्टॉक है। बट गोल्ड में ऐसा नहीं है। गोल्ड की वैल्यूएशन जो भी वैल्यूएशन तो कर ही नहीं सकते। डिमांड सप्लाई एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है बहुत महंगा हो गया तो आपके पास दो ही चारे हैं, निकल जाओ या होल्ड करो। ऐसा नहीं कि गोल्ड, ये वाले गोल्ड से निकल जाता हूं और ग्रीन गोल्ड में चला जाता हूं। एक ही मेटल है गोल्ड, right? So the variety. So I personally think valuation in equity is a challenge. बिल्कुल सही फरमा रही है, बट उसमें फिर भी विकल्प हैं। अगर मिड कैप में वैल्यूएशन कम दिखती है तो आप लार्ज में जा सकते हैं, लार्ज में ज्यादा दिखती है तो स्मॉल में जा सकते हैं, जहां मर्जी आपके पास। देयर इज अ लॉट मोर डाइवर्सिटी इन दैट एसेट क्लास देन गोल्ड एंड सिल्वर। हमारे साथ आईपीजे के सेक्रेटरी सतीश उपाध्याय हैं। सतीश जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और अगर लेटेस्ट नंबर्स बुआई के देखें तो 17 नवंबर तक हमने चना और मसूर दोनों की बुआई में एक पिछले साल के कंपैरिजन में एक बढ़त आती हुई देखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इन नंबर्स को कैसे रीड करते हैं, कहाँ कहाँ पर बढ़त है, और इवन एज प्राइसेस में जो था उसके बावजूद भी आपको लगता है, और किस तरह के बुआई के नंबर्स इस बार देखने को मिल पाएंगे? थैंक यू मनीषा जी। ऐसा है, अभी प्रोसेस चल रही है, अभी भी बुआई चल रही है, बिकॉज इस बार थोड़ी सी बुआई लेट हुई थी कुछ स्टेट्स में। और जो हमको देखने में आया है कि कुछ बुआई का परसेंटेज कम सिर्फ अभी फिलहाल एमपी में दिख रहा है, और कुछ परसेंटेज थोड़ा बहुत राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट में दिख रहा है। बाकी महाराष्ट्र ठीक रहेगा, गुजरात बढ़ के आ रहा है लास्ट ईयर से, एमपी थोड़ा पीछे रह रहा है, राजस्थान इक्वल ही रहेगा। तो अभी भी प्रोसेस चल रही है, और अभी और 2 महीने 3 महीने का विंडो, 2 वीक 3 वीक का विंडो और खुला है। तो सोइंग हमको ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर से बढ़ के ही आनी चाहिए, चने में, मसूर में और मटर में। आत्मनिर्भरता की कॉन्वर्सेशन हमने फिर से यहाँ पर आते हुए देखी है। जैसे आपने कहा पिछले साल के कंपैरिजन में कुछ 2-4% यहाँ पर बढ़कर आ सकता है। कितना बढ़ना होगा एक्चुअली, अगर हम यहाँ पर इसे 2030, 2047 के जिस तरह के टारगेट्स हैं यहाँ पर दालों को लेकर? देखिए, अभी का अपना प्रेजेंटली जो प्रोडक्शन है ना, इससे ऑलमोस्ट 40% का टारगेट ज्यादा है। तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला ये हो सकता है कि 10% एकरेज बढ़े और 10% यील्ड बढ़े। तो आने वाले 5 साल का, ये 5 साल आगे का टारगेट है। और ऐसा नहीं कि अचीव नहीं हो सकता। अपना पहले 15-16 मिलियन टन का क्रॉप होता था, वो अपन ने 27 मिलियन तक पहुंचाया था। ठीक है, 1-2 मिलियन आगे पीछे चल रहा है, तो ये पॉसिबल है। और पल्सेस का एकरेज कोई बहुत बड़ा नहीं है। अगर आप टोटल एग्रीकल्चर बास्केट में देखोगे तो बड़ा छोटा एरिया होता है पल्सेस का। सिर्फ किसान इसलिए इसको एनकरेज नहीं होता है कि एक तो सेंसिटिव क्रॉप होती है पल्सेस की, दूसरा इसका पल्सेस का यील्ड वाला जो कंपैरिजन है वो मेज के साथ या वीट के साथ, उसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। और सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वो है कि प्रोक्यूरमेंट की गवर्नमेंट हम ही देती है, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी पे एमएसपी पे प्रोक्यूरमेंट नहीं हो पाता है। इसलिए